एसिडिटी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ प्रॉब्लम के पेशेंट्स का एक क्वेश्चन जो अक्सर वो हम लोगों से पूछते हैं, गैस्ट्रो या डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हमें ये एसिडिटी की दवाई या जो प्रेज़ोल्स होते हैं, पेंटोप्रेज़ोल, ओमेप्रेज़ोल, ये हम जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहता है और जब नहीं खाते हैं तो हमें वापस प्रॉब्लम होने लगती है। हम ये कब तक खाएं दवा? और अगर ये दवा हम लंबे समय तक खाते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लास्ट तक इसको वॉच करें। अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है नॉर्मल कोर्स में और वो एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है ना। स्टमक या खाने की थैली में एसिड एक पर्सन में, हर किसी पर्सन में बनता है, ये ज़रूरी है पाचन के लिए। बट अगर वो एसिड ज़्यादा बन रहा है ज़रूरत से, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा बन रहा है, उसके कोई भी रीज़न है, तो कई बार वो उसमें अल्सरेशंस करा सकता है स्टमक में, ड्यूडेनम में। या अगर खाने का वॉल्व जो खाने की नली और स्टमक को जॉइन करता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जिसे कहते हैं, वहाँ पे अगर वो वॉल्व इसको होल्ड नहीं करता है तो एसिड ऊपर रिफ्लक्स होके फुट पाइप में आता है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ कहते हैं। तो फिर ये खाने की नली या ईसोफेगस में डैमेज कर सकता है। इन दोनों कंडीशंस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टमक में एसिड के लेवल को, एसिड के स्तर को डाउन रखें और उसको करने का तरीका है बेसिकली प्रेज़ोल्स। कोई भी प्रेज़ोल, हम ओमेप्रेज़ोल, पेंटोप्रेज़ोल या रेबिप्रेज़ोल जो भी हैं, वो मेडिकेशन ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे हम एसिड को एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक कम कर सकते हैं, 24 टू 48 आवर्स तक डाउन रख सकते हैं। बट जब हम दवाई नहीं लेंगे तो फिर एसिड वापस बनने लगता है ना। खासकर हमारे लिए ये दवा अपने सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय हमें प्रॉपर एंडोस्कोपी से ये देखना चाहिए कि कितना अल्सरेशन है स्टमक में या फुट पाइप में, वॉल्व की क्या पोजीशन है और एग्जैक्टली एनाटॉमिकल डैमेज कितना है। क्योंकि सिम्टम का और अंदर पाए जाने वाली बीमारी का कोई 1:1 कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब एक मरीज ऐसा जिसमें बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, बट हो सकता है जब हम एंडोस्कोपी करें तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो। उसी तरीके से दूसरा ये भी संभव है कि एक मरीज है जिसमें कोई लक्षण नहीं है, नॉर्मल है, और जब हम एंडोस्कोपी करते हैं हम देखते हैं उसमें बड़े बड़े घाव हैं, बड़े अल्सर्स हैं। तो वहाँ पे हमें एब्सेंस ऑफ सिम्टम में भी लक्षण नहीं है, फिर भी हमारे लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ लार्ज अल्सर से ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं या उसमें कैंसर में कन्वर्जन हो सकता है। तो प्रॉपर गाइडेड ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत हमें होती है। और एक बार जब हम कंप्लीट थेरेपी कर लेते हैं, यूजुअली 6 to 8 वीक की थेरेपी, डिफाइंड थेरेपी होती है जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के लिए या GERD के लिए, उसके बाद हम ग्रेजुअल टेपरिंग करते हैं इन मेडिसिन को। एकदम सडनली बंद करते हैं तो रिबाउंड एसिड प्रोडक्शन हो जाता है। तो एक बार जब ये डिफाइंड पीरियड हमने कवर कर लिया, फिर हमें धीरे धीरे इसको डाउन करना होता है या वीनिंग करते हैं मेडिसिन की, और कुछ टाइम बाद फिर हम इसको विड्रॉल अटेम्प्ट करते हैं और चेक करते हैं। अगर सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट में तो मे बी बिना मेडिसिन चल जाए, बट अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें वापस उसका कोर्स देना पड़ता है। बट हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन या प्रेज़ोल लेने के साइड इफ़ेक्ट उतने नहीं हैं जितना अगर हमें ज़रूरत है और हम नहीं लें दवाई तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है जिसमें अगर हम 20 साल 20 ईयर तक भी अगर कंटिन्यूसली PPIs या प्रेज़ोल्स लेते हैं तो ये सेफ़ हैं, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, साइंटिफिक स्टडीज़। तो हमें इससे दवाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट जब अगर इंडिकेटेड है, अगर ज़रूरत है, अल्सरेशंस हैं, सिम्टोमेटिक रिफ्लक्स है या चेंजेस हैं, तो हमें डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बट अगेन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर फिजिशियन या गैस्ट्रो के कंटैक्ट में रह के गाइडेड ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए, जिससे हम साइड इफ़ेक्ट्स को तो बचा ही सकते हैं और अपने आगे आने वाली लाइफ में भी हेल्दी हम रह सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस।